हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूंगा कि अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई वढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। तो आज की जो ज्योग्राफी की क्लास है, आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आपके ब्रह्मांड और सौरमंडल पर। तो ब्रह्मांड क्या है? जिस समय और जहाँ भी अभी आप हैं वो आपका ब्रह्मांड है। जहाँ से हम क्लास ले रहे हैं वो भी आपका ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आता है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि ब्रह्मांड, जो कल की क्लास हुई थी दोस्तों, तो उसका आपने ठीक ठाक अच्छे तरीके से सपोर्ट किया, इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि जो आपकी क्लास ज्योग्राफी की है, ये क्लास आपकी ऐसे बंद बिल्कुल नहीं होगी। अगर कोई टाइमिंग होती है तो मैं आपको टाइमिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है। और बाकी जो प्रॉपर वे में क्लास चल रही है, ठीक ऐसे ही क्लास चलेगी। क्योंकि ये जो क्लास होती है थोड़ा लंबी हो सकती है, लंबी हो जाती है, इसमें आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन जो चीज़ें हैं वो गहराई से मुझे बताना है और अच्छे से आपको पूरी ज्योग्राफी को बढ़िया तरीके से बेटर वे में आप तक पहुंचाना है। तो बात यह है कि अगर ज्योग्राफी को सही से समझना है, अच्छे से समझना है, तो दिलो दिमाग यहीं पर रखना पड़ेगा और आपको सही से चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं समझाता हुआ चल रहा हूँ, ठीक वैसे आप समझते चलिए और जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप नोट भी करते चलिए। अगर आपसे हो पाता है तो आप दो बार क्लास को कर सकते हैं। अगर एक बार में मतलब सही से समझ में नहीं आता तो दो बार कर सकते हैं। अगर एक ही बार में समझ में आता है तो उससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। तो आज की जो ज्योग्राफी की क्लास है, हम बात करेंगे आपके ब्रह्मांड से संबंधित और सौरमंडल से संबंधित। हमारा जो भूगोल का जो क्लास चल रहा है, इसमें आपका जो थर्ड लेक्चर है, ये थर्ड लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे आज के लेक्चर में इसकी ब्रह्मांड की। तो ब्रह्मांड है क्या, ब्रह्मांड, और थोड़ी सी चर्चा करेंगे यहाँ पर सौरमंडल की, अपने सौरमंडल की। आज से हमारा कल वाला जो टॉपिक था पृथ्वी की ज्योग्राफी की उत्पत्ति और विकास, ज्योग्राफी की उत्पत्ति और विकास, हमने वो वाला टॉपिक कर लिया था। और उस टॉपिक को करने के बाद में हमने क्या किया था, तो हम बात कर रहे थे आपके ब्रह्मांड और सौरमंडल की। तो सौरमंडल के जो हमारा टॉपिक था, क्या था आपका टॉपिक? सौरमंडल। तो सौरमंडल के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर आपसे, और ब्रह्मांड के बारे में कुछ क्या जानकारी, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या हुई है और कैसे उसका विकास हो रहा है अभी तक, और हमारा सौरमंडल है उसमें कितने ग्रह हैं, किन किन ग्रहों का मतलब क्या क्या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी है वो, और उसके साथ में हमारे जो सौरमंडल की जो परिकल्पना है, और कई सारे हमारे जो भूगर्भ शास्त्री हैं और भूगोलवेत्ता हैं, खगोल शास्त्री हैं, उनके बारे में क्या उन्होंने अपनी राय पेश की है, उसको हम आपके समक्ष यहाँ पर रखेंगे। तो बात यह है कि हमारे यहाँ पर जो ब्रह्मांड है आपका, ब्रह्मांड, ये देखिए बात यह है कि हम बात करते हैं पहले बात तो ब्रह्मांड की, बात करेंगे ब्रह्मांड की। तो ब्रह्मांड है क्या, क्या कोई ब्रह्मांड की ठीक परिभाषा है? तो देखिए, प्रकृति में, प्रकृति में जो वर्तमान में आप देख पा रहे हैं, छोटा से छोटा कण, हमने यहाँ पर एक मार्कर का पिन लगा दिया, अपना पॉइंट बना दिया, ये भी क्या है? ब्रह्मांड के अंतर्गत है। और ब्रह्मांड में क्या है? ब्रह्मांड की बहुत बड़ी विशालकाय गैलेक्सीज, जो आकाश गंगाएं हैं, वो तक, वहां तक, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म कण और विशाल कण से लेकर के विशाल काय आकाश गंगाओं, निहारिकाओं, सौर जो पिंड हैं, सौर पिंडों, और जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो सभी कहाँ आती हैं? आपके ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आती हैं। उसका कारण ये है कि ब्रह्मांड हमारा जो है इतना बड़ा है, उस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतर्गत हम सब लोग आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपका ब्रह्मांड है, पहली बात तो एक छोटी सी बात आप नोट करिए कि ब्रह्मांड, आपका जो ब्रह्मांड है, यही वाला ब्रह्मांड, ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगाओं का समूह है, लाखों आकाश गंगाओं का समूह है, लाखों आकाश गंगाओं का क्या है? समूह है। क्योंकि इसमें
ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं शामिल हैं, लाखों आकाश गंगाएं सम्मिलित हैं। तो आप लाखों आकाश गंगाओं की परिकल्पना कर लीजिए और एक छोटे से कण की परिकल्पना कर लीजिए। जैसे जो आप पेन के अंदर जिस पेन को लिख रहे हैं, पेन के अंदर जो पॉइंट चल रहा होता है उसकी आप परिकल्पना करें। और संपूर्ण ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाओं की बात कर रहा हूं। समूह को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगाओं का समूह है। क्या है? आकाश गंगाओं का समूह है। बात यह है। और ये आकाश गंगाएं कितनी बड़ी कितनी छोटी, कितने छोटे से कण से लेकर के हैं। बात ये सुनिए, देखिए अर्थात पृथ्वी के या पृथ्वी के किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, क्या? अर्थात पृथ्वी के या ब्रह्मांड के क्या, या किसी सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण से लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कण से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं तक, विशालकाय आकाश गंगाओं तक विशालकाय आकाश गंगाओं तक क्या होता है? ब्रह्मांड का आकाश गंगाओं, यहां पर को कर लीजिए, आकाश गंगाओं को क्या कहते हैं? यहां पर आपका ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मार्कर कम काम कर रहा है। ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये जो आपकी ब्रह्मांड की परिभाषा है, ब्रह्मांड कहते हैं। देखिए बात यह है कि अगर ब्रह्मांड को आपको समझना है तो एक छोटा सा कण ले लीजिए, चाहे विशालकाय गैलेक्सी को ले लीजिए, दोनों ही किसके भाग हैं? आपके संपूर्ण ब्रह्मांड के ही भाग हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बात यह होती है कि जो ब्रह्मांड है आपका, देखिए गर्मी कुछ ज्यादा ही आज पड़ गई है, मतलब कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है आज, तो पसीना हमारा निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मांड जो है आपको मैं समझा रहा हूँ कि ब्रह्मांड छोटा सा छोटा कण ले लीजिए, किसी भी एक छोटा सा छोटा कण, और उससे लेकर के आगे आप लाखों जो गैलेक्सीज हैं ब्रह्मांड में अवस्थित हैं उनको ले लीजिए। तो छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, आपका जो भी सम्मिलित है आपके इस ब्रह्मांड में, संपूर्ण पृथ्वी पर जो भी आप देख पा रहे हैं वो सब क्या है? ब्रह्मांड है। ठीक, बात ये हो गई। ब्रह्मांड का हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत आता है? तो हम बात करेंगे कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका ब्रह्मांड का अध्ययन यहां पर कहलाता है आपका कॉस्मोलॉजी। ठीक है, ब्रह्मांड का अध्ययन आपका कॉस्मोलॉजी कहलाता है, क्योंकि ब्रह्मांड का जब हम अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या इसका अध्ययन करते हैं, मतलब किस किस चीज का कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो ब्रह्मांड का जो उसकी रचना है, रचनात्मक, तो मतलब उसकी रचना कैसी है, और उसकी मूल संरचना, अर्थात उसकी जो ब्रह्मांड है इसकी रचना व उसकी मूल संरचना के बारे में जानकारी लेना या अध्ययन करना क्या कहलाएगा? आपका कॉस्मोलॉजी कहलाएगा। मूल संरचना, दो चीजों का अध्ययन करना, हमें उसकी रचना, मतलब उसकी रचना किस प्रकार से हुई है, कैसे हुई है, और उसकी जो मूल संरचना है, किसी भी व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति अलग होती है और उसकी प्रवृत्ति अलग होती है। तो ब्रह्मांड की जो मूल संरचना है उसका अध्ययन करना है, और हमें क्या करना है? ब्रह्मांड की जो
रचना है उसका भी अध्ययन हमें करना है यहाँ पर। तो क्या कहलाएगा यहाँ पर आपका कॉस्मोलॉजी कहलाएगा। ठीक, तो ये बात हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं थोड़ा सा सौर मंडल पर, इसको मिटा लीजिए। बात करेंगे आकाश गंगाएं। आकाश गंगाएं हो गई आपकी। आकाश गंगाओं, देखिए ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं हैं और देखिए अभी विस्तार से हम इस चीज को आपको अभी कहेंगे और बताएंगे, तो उसमें आपको सारा जो इंफॉर्मेशन है और सारी इंफॉर्मेशन देंगे। अभी तो ये चीज बेसिक है और इसको छोड़ नहीं सकते। बात यह है कि अभी जब नया टॉपिक जब स्टार्ट हुआ है ब्रह्मांड, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड है क्या, कैसे मिलकर के बना है और उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। अब मैं बात करता हूं सौर मंडल की। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम अपने सौर मंडल की। दोनों टॉपिक को हमें बढ़िया से करना है, तो हमें दोनों के बारे में पता होना चाहिए। सौर मंडल क्या है? सौर मंडल एक ब्रह्मांड का छोटा सा भाग है। सौर मंडल मान के चलिए जैसे कि संपूर्ण ये ब्रह्मांड हो गया और ये ब्रह्मांड में से छोटा सा एक भाग निकाल दीजिए, ये है आपका सौर मंडल। ठीक, तो ये क्या है, एक सौर मंडल हो गया आपका इस पूरे ब्रह्मांड का। ये क्या है आपका ब्रह्मांड का क्या है, ठीक है, ये पूरा ब्रह्मांड हो गया, ये सौर मंडल हो गया। तो ऐसे आप समझ पाएंगे कि हमारा जो सौर मंडल है वो कहीं ना कहीं हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग है, मतलब एक छोटा सा हिस्से के रूप में देखा जाता है। ठीक है, मैं बात कर रहा था कि सौर मंडल क्या है। तो सौर मंडल क्या है आपका, सौर मंडल, सौर मंडल संपूर्ण ब्रह्मांड का एक, संपूर्ण ब्रह्मांड का एक, संपूर्ण ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग है। क्या एक छोटा सा भाग है, संपूर्ण ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग है। मैंने आपको बता दिया कि मतलब वो कितना छोटा सा भाग हो सकता है, छोटा सा भी है। और क्या है, जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हो गया सौर मंडल। और सौर मंडल का मैंने बताया था आपको कि सौर मंडल का अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या उपयोग करेंगे, इसमें जो सौर मंडल है ना, सौर मंडल का नाम ही क्यों है सौर मंडल, बात सुनिए पहले। सौर मंडल का नाम इसलिए है क्योंकि वहां पर प्राथमिकता किसकी है, सूर्य की। तो सूर्य के आसपास आने वाला जो मंडल है तो वो क्या है, सौर मंडल, और सूर्य उसमें केंद्र में है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो सौर मंडल है हमारा, यहाँ पर सौर मंडल में क्या है, सौर मंडल में 99% भाग किसका है, 99% भाग किसका है, हमारे सूर्य का है। 99% भाग है सूर्य का। और 1% जो भाग है, 1% जो भाग है आपका, तो 1% भाग में क्या है, आपके अन्य सभी ग्रह और वस्तुएं हैं। अन्य ग्रह व वस्तुएं सब कुछ आ जाता है इसके अंतर्गत। और सब कुछ जो भी है पृथ्वी पर, इतना जल है, इतना स्थल है, सब 1% के अंतर्गत ही आ जाता है, क्योंकि 99% यहाँ पर किसने ले रखा है, आपके सूर्य ने। मैं बात कर दिया कि मतलब सौर मंडल की जो परसेंटेज मात्रा है वो कितनी है। 99% आपको मिल गया कि सूर्य है और 1% में अन्य सभी आपके ग्रह है। तो हम बात कर रहे थे आपके सौर मंडल की। तो सौर मंडल आपका जो निर्मित हुआ है 99% सूर्य के द्वारा और 1% अन्य वस्तुओं के द्वारा या ग्रहों के द्वारा। मैंने बात करी कि आपका सौर मंडल। दूसरी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूं कि सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ। सौर मंडल के दो भाग हैं, उसमें 99% सूर्य ने ले लिया और 1% अन्य ने। लेकिन जो सौर मंडल है आपका संपूर्ण, उसका निर्माण कैसे हुआ, तो उसका निर्माण हुआ है यहाँ पर, सौर मंडल का निर्माण हुआ है आपका एक निहारिका के द्वारा। सौर मंडल का निर्माण सौर मंडल का जो निर्माण है आपका निहारिका द्वारा होता है। किसके द्वारा, निहारिका, निहारिका जो है आपकी उसके द्वारा होता है। और उसी निहारिका में सूर्य का भी निर्माण
हुआ है और इसी निहारिका में सूर्य का भी निर्माण हुआ है। और इस निहारिका को हम क्या कहते हैं, ये गैसीय आकाशीय पिंड हैं, सॉरी ये क्या है आपके गैसीय पिंड हैं। जो निहारिका होती है इसमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या होती है आपकी गैस होती है, ठीक है। क्या होती है, ये गैसीय पिंड होते हैं। जो निहारिकाएं होती हैं आपकी, ये होती हैं गैसीय पिंड। और इन्हीं गैसीय पिंडों में क्या होता है, सूर्य जैसे बड़े और विशालकाय क्या होता है, तारों का निर्माण होता है। और तारा जब बनता है, मैं आपको बताऊंगा श्वेत वामन तारा क्या होता है और अन्य तारे कौन से होते हैं उनको मैं बताऊंगा। और गैलेक्सी में तारे का निर्माण जो कैसे होता है वो भी मैं आपको यहीं पर बताऊंगा। तो आपका सौर मंडल का निर्माण हो गया निहारिका द्वारा, और निहारिका द्वारा होता है। और निहारिका क्या है, निहारिका एक गैसीय पिंड है, ठीक। अब मैं बात करता हूं आपकी कुछ अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं के बारे में, मतलब किसने क्या क्या बताया कि हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड के उत्पत्ति और विकास के बारे में किसने क्या कुछ कहा। बात यह है कि जिसने भी जो भी कहा है उसने बहुत ज्यादा प्रमाण और साक्ष्य के साथ में, पहले तो बातें नहीं हो पाई थी, लेकिन कुछ समय के बाद में, कहते हैं ना समय परिवर्तित होता है, खुद को बदलता है। तो समय को कुछ लोगों ने अपने अनुसार बनाया और बदल दिया, और बातें कुछ सच्ची और अच्छी निकल के आई। हमारे यहाँ पर कुछ अवधारणाएं हैं, तो उन अवधारणाओं को हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ अवधारणाएं रिलेटेड किससे हैं, ब्रह्मांड से। हमारा टॉपिक यहाँ पर चल रहा है ब्रह्मांड, ठीक है। रिलेट करते हैं किससे, क्या कुछ अवधारणाएं, ठीक। तो रिलेट कर रही हैं आपकी कुछ अवधारणाएं ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कुछ लोगों ने कुछ चीजें बताई, और सौर मंडल जो है आपका सौर मंडल, उसके बारे में भी कुछ चीजें यहां पर कही गई। देखिए एक परिकल्पना आती है आपकी जियोसेंट्रिक परिकल्पना, एक आती है आपकी जियोसेंट्रिक परिकल्पना। इस पे मैं बात करता हूं। जियोसेंट्रिक परिकल्पना टॉलमी, एक आम आदमी तो नहीं था लेकिन था जानकारी, उसने भी अपनी एक किताब लिखी। टॉलमी ने लगभग 140 ईसा पूर्व दिया था। मतलब जो एक जियोसेंट्रिक अपनी परिकल्पना है, टॉलमी ने 140 ईसा पूर्व के आसपास दिया था, ठीक। ये टॉलमी एक किताब लिखता है, अपनी किताब लिखी एक, उसका नाम था द ज्योग्राफी। भाई सब छोड़ के चले गए, द ज्योग्राफी। आप भरोसा नहीं करेंगे, कब से 140 ईसा पूर्व के बाद 1543 तक, जब तक कॉपरनिकस की अपनी किताब खुद की प्रकाशित नहीं हुई, तब तक दुनिया क्या मानती रही कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आपको एक बात और मैं बताऊं, देखिए फैक्ट है वो जरूरी है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप जब स्टार्टिंग में 5 7 6 7 साल के रहे होंगे तो यही आपको लगता होगा कि हाँ पृथ्वी हमारी एक जगह पर है, सूर्य उधर से आता है और इधर अस्त हो जाता है, यही लग रहा होगा आपको। हमें भी लगता था, हम भी ये जानते थे कि हाँ यार कहीं ना कहीं देखो, स्टार्टिंग में तो यही पता था कि हाँ सूर्य हमारा देखो उधर से उगता है पूरब से, और पश्चिम में धीरे धीरे ईस्ट में मतलब अस्त हो जाता है। तो यही हमें भी लगता था। तो भाई साहब ने क्या कर दी, बच्चों वाली बात कर दी। लेकिन बच्चों वाली बात तब के समय में सोचना, 140 ईसा पूर्व की बात, मतलब ईस्वी की बात कर रहा है। अब हम कब जी रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं। तो 2024 और कहा 140 ईस्वी में है, तो बहुत समय पहले, लेकिन उसने सोचा, लेकिन उल्टा ही हो गया। तो जैसे बच्चों वाला खेल होता है ना, बच्चों वाला खेल खेल गया कौन, टॉलमी ने अपनी किताब द ज्योग्राफी लिखी, और उसमें बताया क्या, उसमें बताया
अपने जियो सेंट्रिक परिकल्पना में क्या बताया उसने, टॉलमी ने कहा कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी केंद्र में है, पृथ्वी को बता दिया कि केंद्र में है और सूर्य तथा अन्य ग्रह जो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। अब बताओ, मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया ना ये तो। क्या बता दिया, कहा कि पृथ्वी केंद्र में है, पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य तथा अन्य ग्रह, क्या, सूर्य तथा अन्य ग्रह जितने भी हैं पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। हो गई ना बात उल्टी, पृथ्वी अन्य ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ये इन्होंने भाई साहब ने कह दिया था, कब 140 ईसा पूर्व में कर दिया था। लेकिन तब उसने बच्चों वाली ही बात करी थी टॉलमी ने, लेकिन बात तो कही थी ना। हम लोग तो अभी मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी बात नहीं कह रहे हैं जो कि हमारे वहां तक पहुंच पाए, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा और इनको माना भी गया। कब तक माना गया, जब तक आपके नए सिद्धांतवादी हेलियोसेंट्रिक वाले कॉपरनिकस नहीं आए। 1543 ईस्वी तक यही माना जाता था कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अब मानना तो मानना पड़ेगा भाई, उसने बता दिया था कि हाँ पृथ्वी केंद्र में है। लेकिन आते हैं कॉपरनिकस तो इनकी पुंगी बजा देते हैं, कहते हैं कि जाओ भैया आप निकलो, तुम्हारा बहुत दिनों तक चल गया सिद्धांत ये। कॉपरनिकस आए और क्या किया, अपना एक सिद्धांत दिया। अब सिद्धांत वो कॉपरनिकस ने कौन सा सिद्धांत दिया, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी इन्होंने, हेलियोसेंट्रिक। मैं आपको बता दूं एक चीज और, यहीं पर हो सकता है कहीं पर आपने ना सुनी हो, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया था इन्होंने, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत इसको कहते हैं दूसरे नाम से, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत आप लिख सकते हैं इसको, उसको पृथ्वी केंद्रीय सिद्धांत, इसको सूर्य केंद्रीय सिद्धांत मानते हैं। बात ये होती है कि अगर आपका जो हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत है, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया था, तो ये है भैया आपके कॉपरनिकस ने। इनका आप नाम लिख लीजिए, कॉपरनिकस। इन्होंने दिया था आपका, कब दिया था, ये इन्होंने दिया था आपका 1543 ईस्वी में। इससे पहले तक क्या माना जाता रहा भैया, इससे पहले तक माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य चक्कर लगा रहा है। और उन्होंने क्या बताया, कॉपरनिकस ने अध्ययन किया बाकायदा, मतलब खगोल शास्त्री रहे, उन्होंने दूरबीन मतलब ठीक ठाक चीजों का उपयोग भी किया, खगोल शास्त्र के विषय में उन्होंने जानकारी भी अच्छे से करी। इसलिए 1543 में ये जो आपके कॉपरनिकस है ना, जो पोलिश खगोल शास्त्री थे और गणितज्ञ भी थे। देखिए ज्योग्राफी में मैथ की भी आवश्यकता होती है, ठीक ठाक समझ होनी चाहिए मैथ्स की भी, क्योंकि चीजों को समझने के लिए, उसके सेंस के लिए उसके ऑर्गन काम करते हैं ना, तो उसके लिए ज्योग्राफी और आपके साथ में अगर फिजिक्स जुड़ी हुई हो तो और अच्छा रहता है, ऐसा लोग कहते हैं, गुरुजन लोग भी कहते थे। बात यह है कि ये कहाँ के थे, पोलिश, कौन, कॉपरनिकस, ये एक पोलिश भूगोलवेत्ता या भूगोल शास्त्र, आप लिख लीजिए खगोल शास्त्री। क्या है, पोलिश खगोल शास्त्री, पोलिश खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे, एवं गणितज्ञ। जो आप पोलिश का रीजन आपको हम बता दें, पोलिश क्षेत्र कौन सा, वर्तमान का जो पोलैंड वाला इलाका है ना, पोलैंड, वो वाला क्षेत्र में, वहीं पर पोलिश जब भाषा बोली जाती है पोलिश क्षेत्र को, उसको मान सकते हैं कि आप पोलिश गणितज्ञ खगोल शास्त्री थे। कौन, आपके कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने एक बात कही, वो कौन सी बात, जो कि मतलब अपने रिसर्च और अनुमान के आधार पर कही थी। उन्होंने अपनी एक परिकल्पना दी थी, स्वर्गीय पिंडों पर परिकल्पनाएं दी थी उन्होंने। स्वर्गीय पिंडों, देखिए यहाँ पर तो स्वर्ग में कौन जाता है, लोग कहते हैं कि यहाँ पर स्वर्ग जाते हैं, मनुष्य स्वर्ग पर जाता है, लेकिन उन्होंने क्या दी थी, स्वर्गीय पिंडों पर एक अपनी परिकल्पना दी थी, स्वर्गीय पिंडों
पर अपनी एक क्या दी थी उन्होंने, परिकल्पना दी थी उनके पिंडों के परिक्रमण पर। देखिए बात यह है कि उन्होंने परिक्रमण पर एक, उन्होंने किसने, कोपरनिकस ने स्वर्गीय पिंडों के परिक्रमण पर एक अपनी एक संकल्पना दी और उस संकल्पना को 1543 में, कब, 1543 में पब्लिश कराया। अपनी एक किताब थी और उनकी किताब जो थी उसका नाम है डे रिवोल्यूशन निवस। देखिए इनकी किताब का नाम मैं आपको बताऊंगा बाद में। इनकी किताब पोलिश भाषा में है तो उस भाषा में आपको समझ में नहीं आएगी, तो उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। आपको इतना नोट कर लेना चाहिए कि मतलब स्वर्गीय पिंडों के परिक्रमण पर एक संकल्पना उन्होंने दी और उसी संकल्पना को 1543 में पारित किया, पब्लिश किया और पब्लिश करने के बाद में ये उनका सही सच जो है सामने आया और उन्होंने किसको बाय बाय कर दिया, उन्होंने टॉलमी को फिर बाय बाय कर दिया कि टॉलमी अब तुम जाओ, अब यहाँ तुम्हारी संकल्पना कोई नहीं चलेगी, अब यहाँ पर मेरा राज हो गया है, अब हम यहाँ पर आ गए हैं एक तरह से नए राजा की तरह। इसीलिए इनको क्या कहा गया लास्ट में, इसीलिए उनको बाद में कोपरनिकस को क्या माना जाता है, आधुनिक भूगोल सॉरी खगोल शास्त्र के जनक माना जाता है। किसको, आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कौन है, इनको बना दिया जाता है खगोल शास्त्र के जनक। इनको हम कह डालते हैं खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र के जनक कौन होते हैं आपके, कोपरनिकस होते हैं। तो कोपरनिकस को हमने जब उन्होंने ये अपनी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दे दी उसके बाद में हमने उनको क्या कहा कि उनको मतलब फादर कह दिया, खगोल शास्त्र का जनक कह दिया। ठीक, अब उन्होंने क्या और एक बात कही थी, उन्होंने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा कि जैसे चंद्रमा सॉरी जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और कैसे चक्कर लगा रही है, सूर्य का जो चक्कर है पृथ्वी कैसे कैसे लगा रही है, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर, पृथ्वी सूर्य का चक्कर, पृथ्वी जो है सूर्य का जो चक्कर लगा रही है ना, वो चक्कर कैसे कैसे लगा रही है, दो रूपों में लगा रही है। पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगा रही है, पहली बात तो दैनिक गति से चक्कर लगा रही है, लगातार चल रही है, घूम रही है। और दूसरा वार्षिक गति से भी तो चक्कर लगाती है ना भाई, 360 दिनों में भी तो पूरा करती है ना वार्षिक गति से। ये क्या करती है, उन्होंने दैनिक गति, परिक्रमण और परिभ्रमण नहीं बताया, उन्होंने दैनिक गति और वार्षिक गति बता दिया। और होता क्या है, पृथ्वी जो है आपकी तो दैनिक गति में करती है ना, वो उन्होंने बताया कि वृत्ताकार पथ पर गति करती है, दैनिक गति आपकी वृत्ताकार पथ पर करती है पृथ्वी। लेकिन वार्षिक गति भी मतलब वृत्ताकार पथ पर ही करती है। लेकिन बात ये होती है जो वार्षिक गति है इसमें आपकी वार्षिक गति में क्या होता है, वार्षिक गति में पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है और इसमें दैनिक गति में पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। ऐसे देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, यहाँ पर इसको आपने नोट तो कर ही लिया होगा ना, खगोल शास्त्र के जनक और ये सब हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, जल्दी जल्दी नोट करिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी लंबा हो जाता है, फिर अगर समझने में अगर चीजें नहीं आ पाई तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। बात ये है, देखो पृथ्वी क्या करती है, ये है आपका सूर्य बड़ा सा, ठीक, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, ईस्ट टू वेस्ट चक्कर लगा रही है। अब यहां से पृथ्वी जैसे घूम रही है सूर्य के चारों ओर, ठीक, ये एक गति हो गई पृथ्वी की, ठीक, ये पृथ्वी चारों ओर सूर्य के घूम रही है और ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है, जैसे मेरे हाथ की तरफ देखना, ये ऐसे चल भी रहा है। मैं जब से ग्लोब लाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, अपनी जगह पर भी घूम रही है पृथ्वी का। ये ध्रुव उत्तरी ध्रुव तो है ही, ये ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है, इन दोनों ध्रुवों पर भी ऐसे घूम रही है, लेकिन इसके साथ साथ में इसके चारों ओर भी घूमती चली जा रही है। पृथ्वी ऐसे गति कर रही है, मूव कर रही है ऐसे, ठीक है। तो ये वेस्ट टू ईस्ट भी मतलब पृथ्वी जो है घूम रही है आपकी। तो मैंने बात कर ली आपकी पृथ्वी चारों ओर घूमती है।
एक बात इन्होंने और बता दी, किसने? कोपरनिकस ने। इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी चक्कर तो लगा ही रही है सूर्य का। क्या करती है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इन्होंने बताया सूर्य केंद्र में है, सूर्य केंद्र में, इन्होंने सिद्धांत जो दिया था वो मैं बता रहा हूं। सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी और अन्य ग्रह, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। किसका? उसका चक्कर लगाते हैं। किसका? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं पृथ्वी और अन्य ग्रह। दूसरी बात उन्होंने एक और बता दी, कहा कि जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक वैसे ही चंद्रमा भी, अध्ययन किया और बताया कि चंद्रमा भी पृथ्वी का उपग्रह है, क्योंकि और उपग्रह होने के नाते मतलब पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इन्होंने उपग्रह नहीं बताया चंद्रमा को, लेकिन ये बताया कि पृथ्वी जो चंद्रमा है, चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। ये भी बात उन्होंने बताई। तो देखिए कितने होशियार निकले कोपरनिकस, और कोपरनिकस के अध्ययन के अनुसार हम उनको क्या कहते हैं? आप आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहते हैं। कोपरनिकस ने पहले, उन्होंने देखो टॉलमी को तो पहले बता दिया लोगों ने कि हाँ टॉलमी की जानकारी, बहुत जानकारी, बहुत जानकारी, लेकिन उसने बच्चों वाला काम, देखो खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात तो नहीं है, लेकिन उसने बहुत पहले समय की बात है। लेकिन तब तो मतलब कोपरनिकस कोई नहीं आया, मतलब बहुत सारे कोपरनिकस नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद में बहुत सारे मतलब खगोल शास्त्री निकल कर बाहर आए। उन्होंने टेस्ट किया, जांच किया, CMDR परीक्षण किया, बहुत सारे कई सारे परीक्षण टेस्ट हुए उनके इन सब चीजों की। फिर उसके बाद में ये जानकारी इनकी कोपरनिकस की ठोस निकली और कोपरनिकस द्वारा कही गई बात सच निकली। उसके बाद में अन्य सिद्धांतों को हटा दिया गया, साइड कर दिया गया, और कोपरनिकस का सिद्धांत वर्तमान में भी, आज भी मतलब कोपरनिकस का एक तरफा, एक तरह से कहते हैं ना राज है, तो एक तरह से राज है भाई। उन्होंने क्योंकि बात सही कही थी, इसीलिए एक तरफा उनका क्या है? राज है। और टॉलमी जैसे लोग, उनको बाय बाय कर दिया गया। अब क्या है? लेकिन सिद्धांतों को दोनों को पढ़ा जाता है। हम लोग क्या करते हैं? दोनों ही सिद्धांतों को पढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं कि अन्य फैक्ट कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम बात करेंगे, कल की क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको मैं नोट करवा दे रहा हूं, वो आप नोट करिए। देखिए 14वीं 15वीं शताब्दी में ऐसा हो रहा था, वैश्विक स्तर पर जो चीजें है ना, बड़े उथल पुथल का दौर चल रहा था। कब? 14वीं 15वीं शताब्दी के आसपास बहुत ही उथल पुथल का दौर चल रहा था। और उसी समय होता क्या है, 16वीं सदी में, 16वीं सदी आप समझ पा रहे होंगे कब से कब तक हो सकती है 16वीं सदी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। 16वीं सदी में बात करते हैं। 16वीं सदी में, 16वीं सदी होती है 1599 से लेकर के 1600 तक। कब तक? 1599 टू 1499 से लेकर के 1500 से लेकर के 1600 तक। ठीक है, ये हो गई आपकी कौन सी? 16वीं सदी। 16वीं सदी में जो टाइम था ना, इसी समय 16वीं सदी में एक वैज्ञानिक आते हैं आपके, खगोल शास्त्री आपके आते हैं, उनका नाम था केपलर। नाम तो सुना ही होगा, केपलर। केपलर ने क्या किया? कैप जो लगाया हुआ था, केपलर ने क्या किया 16वीं सदी में? ग्रहों की मतलब जो गति है, ग्रहों की गति की उन्होंने अध्ययन किया। ग्रहों की गतियों के नियम, देखिए गतियों के नियमों का अध्ययन किया था उन्होंने। ग्रहों की गति का नियम क्या हो सकता है, उन्होंने ऐसे बताया। ग्रहों की क्या, कौन थे आपके? केपलर ने 16वीं सदी में केपलर ने ग्रहों की
गति, जो वर्तमान में नियम दिए जा रहे हैं ना, अभी मतलब कुछ ही समय पहले आप एक ग्रह को हटा चुके हैं ग्रहों की श्रेणी से, वो इन्हीं नियमों के आधार पर हटाया गया था, इन्हीं नियमों के आधार पर हटाया गया था। तो ग्रहों की गति के नियमों का अध्ययन किया किसने? केपलर ने के नियमों का अध्ययन किया, नियमों का अध्ययन किया और उन नियमों को उन्होंने बताया, समझाया भी। इन नियमों के द्वारा ही सूर्य को उन्होंने केंद्र में माना। क्या? सूर्य को उन्होंने केंद्र में माना इन्हीं नियमों के आधार पर, इन्हीं नियमों के आधार पर किसने? केपलर ने सूर्य को केंद्रीय कक्षा में माना था, केंद्रीय कक्षा में माना। देखिए बात यह है, उन्होंने केंद्र में सूर्य को इसीलिए माना क्योंकि ये जो नियम है ना, वो नियम उनके अनुसार चल रहे थे। उनके नियमों के, देखिए कॉपरनिकस को मैंने आपको बताया ना, तो कॉपरनिकस के नियमों के आधार पर ही केपलर उन्होंने, देखिए 1543 की बात हो रही है यहाँ पर, 1543 में उन्होंने, और 16वीं सदी उनकी भी चल रही थी वहां पर, तो दोनों लोग लगभग समय के एक ही समय के आसपास चल रहे हैं ना, तो दोनों लोगों ने क्या किया, मतलब उन्होंने, शायद केपलर ने उनके नियमों को पढ़ा होगा, पढ़ने के बाद में कहा होगा कि हाँ ये तो ठीक बात है। तो केपलर ने भी क्या किया, ग्रही जो गति के नियम हैं, ग्रहों की गति के नियम हैं, उनको बताया और उनका अध्ययन किया कि वो चीजें सही निकली, और सही निकलने के बाद में अपने नियमों को प्रकाशित किया, ठीक है। और प्रकाशित करने के बाद में मतलब वो पब्लिश हुई, और उसके बाद में आज भी कई नियम लागू होते हैं ग्रहों पर, और इसीलिए ग्रहों को उनकी कक्षा से, मतलब जब कोई ग्रह दूसरे ग्रह की कक्षा को काटने लगता है तो उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था आपकी ग्रहों के नियमों की, गति के नियमों की। एक वैज्ञानिक और आते हैं, इसको मिटाइए आप लोग, फिर मैं बताता हूं आपको। यहीं पर एक वैज्ञानिक आते हैं विलियम हर्शेल करके। विलियम हर्शेल ने क्या बताया? विलियम हर्शेल एक ऐसे खगोल शास्त्री रहे जिन्होंने आपको ये बताया कि जो आपके ग्रह है ना, विलियम हर्शेल ने आपको क्या बताया था? विलियम हर्शेल एक वैज्ञानिक थे, विलियम हर्शेल करके, और विलियम हर्शेल ने क्या बताया था? विलियम हर्शेल ने लगभग 1805 के आसपास, विलियम हर्शेल 1805 में बताते हैं कि जो पृथ्वी है, जो आपका सूर्य है, जो अन्य ग्रह हैं आपके, पृथ्वी, सूर्य, अन्य ग्रह जो आपके हैं, तो वो एक आकाश गंगा होती है, मिलियन बिलियन तारों का समूह आकाश गंगा कहलाती है। जो आकाश गंगा होती है उसका एकमात्र छोटा सा अंश है, छोटा सा मात्र भाग है, एक छोटा सा, इसको मान लीजिए, क्या मान लीजिए, आकाश गंगा, ये हो गया आकाश गंगा। आकाश गंगा का छोटा सा भाग है क्या? आपके अन्य, जो सूर्य है, जो अन्य ग्रह हैं, पृथ्वी है, ये सभी अन्य ग्रह कितने हैं? मात्र एक छोटा सा भाग है। इसमें आपने, उन्होंने क्या बड़ी बात कह दी? आप भी कहेंगे कि हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात कह दी, और उन्होंने इसमें क्या तीर मार दिया? लेकिन नहीं, तीर मारा था। कैसे? देखिए उन्होंने क्या कहा था, जो आपकी पृथ्वी है, सूर्य है और अन्य ग्रह, और अन्य ग्रह क्या है? आकाश गंगाओं के, आकाश गंगा के अंश हैं। क्या छोटे से अंश हैं या अंश है? अंश का मतलब छोटा सा ही होता है,
ये अंश है। आकाश गंगा के मतलब मात्र कुछ ही अंश हैं, एकमात्र अंश के रूप में। क्या है? एकमात्र अंश के रूप में यहाँ पर दिखाया। उन्होंने बताया कि ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, आकाश गंगा बहुत बड़ी चीज होती है दोस्त। उन्होंने ऐसे कहा। इन्होंने कहा कि इतना बड़ा सूर्य है, लोगों ने कहा कि इतना बड़ा सूर्य है और इतने बड़े हमारी पृथ्वी है, इतने छोटे छोटे आपको बताए दे रहे हैं। और आकाश गंगा कहा। उन्होंने कहा कि आकाश गंगा तो ये सब क्या है, ये सब बच्चे हैं, उसके बच्चों के आगे भी बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि आकाश गंगा मिलियन बिलियन तारों का समूह है, बहुत बड़ी चीज है। और इन्होंने मान लिया और लोगों ने भी माना बाद में, भाई है तो वही ना, 99% सौर मंडल और करीब 88 के करीब आपके कितने सौर मंडल हैं, और उनमें भी आकाश गंगाएं मिलियन मिलियन तारों का समूह, सूर्य जैसे मिलियन उसमें भरे पड़े हैं। तो सूर्य क्या है? सूर्य दशमलव के बराबर भी नहीं हो पाएगा, फिर बात वही है ना। तो सौर मंडल में अपने राजा कौन है? सूर्य है। लेकिन आकाश गंगाओं में मिलियन मिलियन तारों का समूह होता है, और वहां पर पृथ्वी, सूर्य और अन्य ग्रह जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, हम सब आप लोग, वो सब क्या हैं? उस आकाश गंगा के एकमात्र छोटे अंश के रूप में हैं। ठीक है, चीज आपको समझ में आ गई ना। विलियम हर्शेल 1805 के हैं, ये 5 के हैं नहीं, मतलब 1805 में उन्होंने ऐसा बताया था, संकल्पना उन्होंने अपनी दी थी। कब? 1805 में विलियम हर्शेल नाम के एक खगोल शास्त्री रहे हैं। ठीक, ये बात हो गई आपकी। देखिए, एक वैज्ञानिक होते हैं 1920 के करीब, एक वैज्ञानिक होते हैं आपके 1920 में। तब वर्ष 1920 में एक वैज्ञानिक आते हैं आपके एडविन हबल, जिनका नाम होता है यहाँ पर एडविन हबल। एडविन हबल, नाम सही से लिखना, एडविन हबल। तो एडविन हबल ने क्या किया? उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड है ना आपका, ब्रह्मांड अब भी विस्तार हो रहा है ब्रह्मांड का। किसने बता दिया? एडविन हबल ने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार, ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है। अब बताओ, आज भी हो रहा है ब्रह्मांड का विस्तार। आप लोग अब भी ग्रो कर रहे हैं ब्रह्मांड में ही सही, कहीं ना सही तो ब्रह्मांड में ही सही। तो देखिए, बात यह है, एडविन हबल जो 1920 में बता रहे हैं, उन्होंने भी कुछ तर्कों के आधार पर ही बताया होगा। हाँ, वो तर्क है आपका कि उन्होंने बताया किस आधार पर था। उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने यह बात किस पर बताई थी? यह बात ऐसे लिख लीजिए, आम भाषा में आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। उन्होंने यह बात किस आधार पर बताई? आकाश गंगाएं लगातार आपस में दूरी बनाए रही हैं, और जब दूरी बनाएंगी तो उन्हीं के प्रसार के आधार पर इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का तो विस्तार हो रहा है भैया। तो इसी आधार पर आकाश गंगाओं की आपस में बढ़ती हुई दूरी के आधार पर इन्होंने क्या कहा? आकाश गंगाओं की आपस में बढ़ती हुई दूरी के आधार पर उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का जो प्रसार हो रहा है, ब्रह्मांड का क्या बता दिया? प्रसार हो रहा है। किसने बता दिया? आपका एडविन हबल ने। ठीक, तो उन्होंने ऐसा बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है दोस्तों, लेकिन उन्होंने किसको आधार दिया? कि आकाश गंगाएं आपस में
दूर जा रही हैं, फैल रही हैं, इसीलिए हमारे ब्रह्मांड का क्या है, विस्तार हो रहा है। जब एक आकाश गंगा में मिलियन मिलियन तारे आपके मिल जा रहे हैं तो आकाश गंगा, एक आकाश गंगा छोटी थोड़ी ना होगी, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, और उन आकाश गंगाओं को आपस में अगर दूर दूर रखा जाएगा, धीरे धीरे उनका विस्तार हो रहा है, तो धीरे धीरे किसी भी राजा का धीरे धीरे विस्तार हो तो एक दिन उसका राज साम्राज्य बढ़ेगा ना। तो उसी तरह से आकाश गंगाओं का जो साम्राज्य है धीरे धीरे बढ़ रहा है, आज भी बढ़ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रह्मांड का आज भी विस्तार हो रहा है। ये इतनी बात अगर आप सभी तक पहुंच गई है और आपको समझ में भी आ गई है तो इससे ज्यादा और अच्छा कुछ नहीं हो सकता है मेरे लिए, क्योंकि हम भी पसीना बहा रहे हैं आपके लिए, और आप तो पसीना हमारे लिए शायद नहीं बहा रहे होंगे, लेकिन आप अपने लिए पसीना बहाइए। मेरे लिए विशेष जरूरत नहीं है पसीना बहाने की, हम अपने लिए पसीना बहाएंगे और आप अपने लिए पसीना बहाएंगे, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी है, अच्छे से समझना है चीजों को, बढ़ना है आगे, कैसे बढ़ना है, चीजों को याद रखना है और उनको रेगुलर बेसिस पे तैयार करते चलना है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूटी अगर आप करेंगे नहीं, तोड़ेंगे, तो धीरे धीरे कहीं ना चीजें आपसे फिसलती हुई नजर आएंगी। वो आपको रिजल्ट 2 से 3 दिन में पता चल जाता है, वो मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज की जो क्लास है आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और मैं दूसरी बात करता हूँ ये कि जो ज्योग्राफी की क्लास है, क्या इतना विस्तार ठीक है या और ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है मुझे और आपको ज्यादा विस्तार से पढ़ाने की आवश्यकता है, इस बात पे आप कमेंट बाजी करिएगा। और दूसरी बात ये कहता हूँ कि जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं उसका थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल आप बढ़ा दीजिए, जैसे ही आप विस्तार करते जाएंगे आप अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बना देंगे और हम अपने को और अच्छे से स्टैब्लिश करके आपकी क्लास डेली बेसिस पे टाइम पर अपलोड कर दिया करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग अगर चाहेंगे तो इसी महीने के अंदर हम सब लोग आपस में लाइव क्लास लेने लगेंगे और आपको दिखाने लगेंगे। लाइव क्लास जब होने लगेगी तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, लाइव क्लास में आप आइए, आराम से क्लास कीजिए, आराम से जाइए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ कि जो आपकी जो क्लास है, आज आपने टॉपिक पढ़ा है ब्रह्मांड और सौरमंडल। ब्रह्मांड और सौरमंडल का जो टॉपिक है इसमें कम से कम 4 से 5 क्लास जो भी हो, 4 से 5 6 8 10 जो भी क्लास होगी वो आपको विस्तृत रूप में मिलेगी, अच्छे से मिलेगी, एकदम सटीक और इन्फॉर्मेशन ठीक मिलेगी, ठीक है। ये कहीं किसी का दिया हुआ नहीं है, ना तो कहीं से मैं लाया हूँ। देखिए इंफॉर्मेशन जो चीजें होती है वो कहीं ना कहीं से आप भी नोट कर ही लाते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, तो जो नोट्स है वो नोट्स भी मैं आपको शेयर करूंगा और A4 साइज में शेयर करूंगा। तो आप कम्युनिटी में ज्वाइन कर लीजिए और कम्युनिटी में ज्वाइन करने के बाद में आप अपनी क्लास को कीजिए, ठीक है। और प्लेलिस्ट में बना दूंगा, इसकी अलग कर दूंगा और उसकी अलग, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार।